अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, आज का सवाल ये है कि आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गोल्डन नंबर जो 27 है वो हासिल करने का दावा तो कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में है और नून लीग की भी ज़रूरत नहीं है हुकूमत बनाने के लिए। लेकिन पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि नून लीग भी हुकूमत में शामिल हो जाए। इस हवाले से बड़ी अहम मुलाकातें भी हो रही हैं। एक वफ़द जो है वो ऐवान सदर भी गया है नून लीग का मिलने के लिए, जिसके बाद तय ये पाया है कि हुकूमत का हिस्सा तो नहीं बनेंगे लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया जाएगा। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है कि चंद माह 8 माह तकरीबन रह गए हैं अगले इलेक्शंस के लिए। पहला सवाल तो ये उठता है कि जब सिर्फ 8 माह रह गए हैं तो फिर ज़रूरत क्या थी इस तब्दीली की, और अगर ये तब्दीली हो रही है तो पीपल्स पार्टी क्यों चाहती है कि जब वो अकेले हुकूमत कर सकते हैं तो नून लीग को साथ लेकर चले। और नून लीग को किन खदशात का जो है सामना था कि उन्होंने पहले राजा फारूक हैदर साहब ने ये कह दिया कि जी कि हम तो अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। तो ये सब कुछ क्यों हुआ था, ज़रूरत क्या है और अगले इलेक्शन में क्या इसका फ़ायदा होगा पीपल्स पार्टी को या नुकसान होगा, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है और कोई जल्दी नहीं है। स्पीकर अय्याज सादिक साहब को वो कह रहे हैं कि तमुल से ये काम कर लिया जाएगा और तमाम जिन लोगों ने इस पे दस्तखत किए हैं उसके भी चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। तो ये कोई कदगन तो नहीं है, वक्त की भी कोई कैद नहीं है कि इतनी देर में करना ही करना है स्पीकर ने। लेकिन ये कितना इसको टाला जाएगा, कितनी ताख़ीर होगी इसमें नोटिफिकेशन करने में, आखिर मसला क्या है, इस मामले पर बात करेंगे। इसके अलावा कल अडयाला में मुलाकातों का दिन है और सबसे ऊपर नाम है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का। अब सवाल ये भी है कि कल क्या मुलाकात हो सकेगी या कोई और कानूनी पहलू हमारे सामने कल आ रहा होगा। तमाम मामलात और कुछ और चीज़ों पर भी बात करेंगे। रान साहब, तो पहले आज़ाद कश्मीर का इस तरह से लग रहा है कि मैच तो पीपल्स पार्टी जीत चुकी है लेकिन वो मैच अकेले क्यों नहीं खेलना चाह रही है। बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, बिलावल साहब भी गए हैं, मौलाना साहब के पास भी गए हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है, सदर जरदारी के पास भी नून लीग का वफ्द किया है, ये सारी हलचल क्यों हुई है और ये 1 महीना भी जारी है जो वक्त लिया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कर दिया है हाथ। अच्छा, समझिएगा इस बात को, इस खबर को मैं ये खबर दे रहा हूँ। बात ध्यान में रखिएगा, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं है भाई। वहाँ पर पिछली हुकूमत ने एक तवील एहतजाज के बाद एक वादा किया था, जिस वादे की तकमील के लिए पीपल्स पार्टी नून लीग इकट्ठी गई थी। हाँ जी, अब उसका भी वक्त करीब आ गया। जामिन है, अब उसका वक्त भी करीब आ गया। अब नून लीग अपने गले में वो फंदा डाल के किस तरह वो मुतालबात पूरे कर सकती है। हालांकि आज़ाद कश्मीर में वही हुकूमत बनती है जो वफाक, जो मरकज़ में हो। यस, क्योंकि ये वाहद वहाँ के MLA हैं जिनकी वफादारी तब्दील होते सेकंड लगता है। सारे PTI के, मैं कह रहा सेकंड लगते हैं। और फिर इतनी तेजी से वफादारी तब्दील होती है और इतने मोहब्बत से वो बात कर जाते हैं कि क्या कमाल है। खुदा की सरदार तनवीर अलियास साहब कह रहे थे कि उनका पिछला चल रहा था कि जो बानी PTI कहेंगे, जो इमरान खान कहेंगे हम वो करेंगे। आज कहते जो जरदारी साहब ना, अनाएं जितनी महंगी हैं ज़मीर उतने ही सस्ते हैं। खुदाया तेरी बस्ती में ये कैसे लोग बसते हैं। बात यह है कि एक तो जो लेगा उसको ठीक 1 से 1.5 माह बाद उस अज़ियत का सामना करना पड़ेगा जो साबिक वज़ीर आज़म ने सही है। ठीक है, फिर वो एहतजाज भी होगा, फिर वही सारा कुछ होगा और फिर हालात उस तरफ जाएंगे कि जो हुकूमत में होगा उसकी सियासत बिल्कुल दाव पे लग जाएगी। भाई जब वहाँ की अवाम ने एहतजाज करना है तो वोट भी तो वहाँ की अवाम ने देना ना। हाँ जी, और उसमें एक शर्त यह भी है कि आपने मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करनी है। जब आपने मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करनी है जो पाकिस्तान में होती हैं, जिस पे मर्जी से आप जिता देते हैं या जीत जाता है, जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लें, तो जब वो भी अगर ख़त्म हो गई और वहीं से वोट पड़ा तो फिर जो लोग अगर अपने मुतालबत मनवा सकते हैं तो फिर वो वोट की हिफाजत भी
कर सकते। राना साहब, नून लीग का तो समझ आ गया, पीपल्स पार्टी क्यों ऐसा करना चाह रही है? जब वो उनका वजीर आजम होगा, टैग पीपल्स पार्टी का होगा, तो उनको ये समझ नहीं आ रही कि हालात बड़े ख़राब हो सकते हैं? जिसने दी है उसको पता है ना। क्या आप ये जितना मर्जी मुस्लिम लीग नून वाले कह लें, क्या ये आज से 12 दिन पहले मुआहिदे में शामिल नहीं हुआ कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत आपको दी जाएगी? उसके बाद आप अगली खबर पे आ जाए ना। जी जी, हम याद है, हमने ही कहा था कि 72 घंटों में कुछ होगा, तो उस दिन ये सारी चीज़ें हो गई थी। फिर लोग कहना शुरू हो गए, नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसे। अब जितने आप चेहरे देख रहे हैं, जितने टीवी पे चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, अगर आज दिल करता, मेरा तो चाह रहा था मेरे प्रोड्यूसर साहब सारी पुरानी फुटेजें निकालते। कितनी निकालते, पूरा वक्त गुजर जाता। निकल जाता। लेकिन अवाम को हम ये बता तो सकते हैं ना कि ये सच क्या है, झूठ क्या है, कि हमारे सियासतदानों के असल चेहरे क्या हैं। वो लोग जो कहते थे हम मर तो सकते हैं, असूल से पीछे नहीं हट सकते, तो उनके असूल क्या हैं? असूल तब्दील हो जाते हैं। असूल उनके हैं क्या? देखिए, हमें बताना पड़ेगा। जब तक कौम को ये पता नहीं चलेगा, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। अभी एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। मौलाना साहब ले इसी खबर पे, मौलाना साहब ने कहा था ये पार्लियामेंट मेरे जूते की नोक पे है। हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है, अब मैं फैसला मैदानों में होगा, इस तरह कहा था ना। इतना जोश से कहा, मैं तकरीर सुन के मैं तो हिल गया। मैं कहा जलजला ना आ जाए। आपने कहा सवेरे ही आया इस्लामाबाद। अब मुझे बताएं, आज उन्होंने कहा कि राब्ते रखने चाहिए, फिर आज उन्होंने कहा जी हम तो अपोजिशन में हैं। अच्छा, किसी ने उनसे पूछा कि आप अपोजिशन लीडर बन रहे हैं? किसने उनसे पूछा कि आपको केपीके या कोई और गवर्नमेंट में? उन्होंने किसी ने तो पूछा ही कुछ नहीं। मौलाना साहब को इतनी वजाहतें देने की क्या जरूरत थी? जहाँ साहब, मैं मानता हूँ उनसे अच्छा सियासतदान पाकिस्तान में अभी तक कोई नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है, आज मैं खबर दे देता हूँ। सवाल क्या, मैं खबर दे देता हूँ। खबर यह है कि मौलाना साहब को हमने पहले भी डिस्कस किया था अपोजिशन लीडर के ऑफर। जी जी, मौलाना साहब ने इस दफ़ा इन पर यकीन नहीं किया। अच्छा, इसलिए यकीन नहीं किया कि मौलाना साहब के साथ हाथ केपीके में हो चुका है। ठीक है, आप देखें कि कभी ऐसा हुआ था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री आपको याद करा रहा हूँ, कि अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन के लिए जितने लोगों ने साइन किए हैं, हाँ जी, उन सब से जाके पूछा जाएगा, हाँ जी, सबसे चेक किया जाएगा। क्या कभी हुआ था? क्या गौहर यूब साहब की तरफ वक्त ये किया गया था? क्या आज से पहले जितने अपोजिशन लीडर बने थे, क्या ये हुआ था? कभी ऐसा नहीं हुआ। इस तरह तो ये भी कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं जनाब, वो सारे साइन, एक एक करारदाद जो पास हुई है उसके ऊपर सबके साइन दिखाएं पहले, उनके शनाख्ती कार्ड वाले साइन लेके आए। ये नहीं था, असल ये था कि इसको रोके, सारे नादरा भेजे, नादरा में फिर चेक को रोकने के बाद मौलाना साहब को मनाएं। अच्छा। अगर मौलाना साहब मान जाते हैं तो पीपल्स पार्टी उनका साथ दे। मान जाएंगे सर? देखें, उन्हें अभी तक तो वो नहीं माने। बिलावल साहब मना लेंगे? बिलावल साहब ने फन काफ़ी आंदा है। अच्छा, पहले भी तो बना आए थे ना। अगर मान भी जाते हैं तो तहरीक इंसाफ का क्या बिगाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? इसका मतलब है कि आप मुल्क के अंदर एक और अनारकी की तरफ जाएंगे। ठीक है, आप मुल्क के अंदर ये बात साबित करेंगे कि ये गलत हो रहा है और हम इस गलती को आगे लेकर जाना चाहते हैं। जी साकिब साहब, ये बताइएगा कि एक जानिब महमूद अचकज़ई साहब का नाम आता है, सुहेल अफरीदी साहब का नाम आता है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा होता है। अभी भी नोटिफिकेशन एक तरफ जारी नहीं हो रहा, एक तरफ मुलाकात नहीं हो पा रही है। ये मामला है क्या? जो इस्लामाबाद में खबरें हैं, एक तो वो हमारे साथ शेयर कीजिए, और दूसरा क्या कानूनी जवाज़ अब पेश किया जा रहा है कि मुलाकात क्यों नहीं होने दी थी? कल आपको होती हुई नज़र आ रही है? एक तो हमजा जो अपोजिशन लीडर हैं महमूद खान अचकज़ई, उनका नाम भी जब आया था सामने तो उस पर भी मुख्तलिफ हलकों की जानिब से एक तनकीद की गई थी कि उनकी तकारीर का, मैंने आपको बताया था कि उनकी तकारीर सारी असम्बली की वेबसाइट पे या जो यूट्यूब चैनल है उस पर सारी आती भी नहीं है कि उनकी इतनी सख्त तकारीर होती हैं। इसलिए महमूद खान अचकज़ई के हवाले से ये कहना कि वो काबिल कबूल हैं, तो ये मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। जो हमारे ज़राए बताते हैं वो काबिल कबूल नहीं है अभी तक। इसीलिए उनका जो नोटिफिकेशन है उसमें ताख़ीर हो रही है। अगरचे 74 पीटीआई के जो मेंबरान थे नेशनल असम्बली के, उन्होंने सिग्नेचर करके वो दे दिए और आइनी और कानूनी तौर पर उनका अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन फौरी तौर पे हो जाना चाहिए था। अब स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ताख़ीर की जा रही है, इसके पीछे कुछ वजूहात में एक वजह काबिल कबूल ना होना और दूसरी एक सोच जिसके हवाले से ख़बरें गर्म हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई आज
उस मुलाकात में मौलाना तो ये बात नहीं मान रहे कि वो कह रहे हैं कि नहीं मैं तो अपोजिशन लीडर नहीं बनना चाहूँगा, हमारी जितनी नशस्तें हैं हम उसके साथ अपोजिशन करेंगे, और इस तरह की बात उन्होंने की है। लेकिन 2 घंटे की मुलाकात में जो हमारे ज़राए बता रहे हैं इस किस्म की चीज़ें डिस्कस हुई, अगरचे वो मैच्योर लेवल पे ना गई हों लेकिन कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं। 74 मेंबरान हैं पीपल्स पार्टी के भी, अगरचे पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमती बेंचेस से, ऐसा नहीं हो सकता कि वो उधर से ही बैठ के उधर ही वोटिंग करें और अपोजिशन लीडर अपना बना लें। उनको पहले अपोजिशन में आना पड़ेगा, फिर पीपल्स पार्टी को अपनी हैसियत क्लियर करनी पड़ेगी कि अपोजिशन करनी है तो आप सारे आईनी ओहदे भी लिए बैठे हैं, मतलब हुकूमत के पूरे जो बेनिफिशियरी हैं आप। रान साहब, ये जो साकिब साहब बात कर रहे हैं कि जी की अजम्पशन की कि वो सियासी गुफ्तगू वाली अजम्पशन, अगर ये अजम्पशन तो फिर कल तक भी कायम रहेगी। बात ये है कि किस तरह पता है कि वो सियासी गुफ्तगू करना हो सकता है। वो खान साहब को कहना गया सर शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ और आपकी तबीयत ठीक है खान साहब, मैं आपके वीएन के मुताबिक वो उन्होंने खुद कह दिया ना मैं किस लिए जाना चाहता हूँ। उस वक्त ये लागू नहीं था भाई। यहाँ पर तो लोग हलफ दे के जो है वो चेंज हो जाती है, उसने कौन सा हलफ दिया है? आप उसकी मुलाकात तो होने दें ना। अगर वो मुलाकात में ये कहे पॉलिटिकल बात करे तो फिर आप उसके बाद रोक लें, आपके पास आइंदा ना करने दें, आपके पास जवाब मौजूद है। ये तो वही बात है ना पंजाबी वाली, ले उन्हें आना ही तो सानू मार के चले जाने, वो आवे के ना आवे भी मार के चले जाना। और मुझे बताएं चाहते क्या है? क्या ये मुल्क में अमन चाहते हैं? तो भाई मुलाकात करने दें। फिर सुहेल अफरीदी से पूछे भाई सबसे पहले पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के खिलाफ है चाहे वो कोई भी है वो हमें कबूल नहीं है। क्या आपको कबूल है? क्या मुझे कबूल है? किसी को भी नहीं, क्या किसी बच्चे को भी कबूल नहीं है। हाँ जी। और सबसे पहले है ही पाकिस्तान, इसके अलावा बात कोई नहीं। लेकिन कानून पे अमल दरामद जो है, चलें सुहेल अफरीदी तो अब आए ना, छोड़ दे इसको। ये हाई कोर्ट का फैसला तो साकिब साहब बहुत पहले आया हुआ है, बिल्कुल ऐसे उस वक्त तो वो फैसला भी मुअत्तल नहीं हुआ था। कब उस पे अमल किया इन्होंने? कब कोई एक बता दें जिस चीज पे इन्होंने अमल किया? आज भी मैं सुन रहा था 3-4 लोगों की बातें कि मुझे नहीं समझ आता कि शायद वो तर्जमान है या क्या है। वो कह रहे थे तेल लगा के देख लो मुलाकात नहीं होने देंगे। तो मैं अपने अक्सर सहाफ़ी भाइयों से कहता हूँ कि हमें अपनी सहाफ़त को जिंदा रखना है। और यार यहाँ पे एक बात जरूर करेंगे, अरशद शरीफ शहीद की वालदा वफात पा गई, हमें सोचना होगा उसका एक कत्ल हुआ, आज़ादी सहाफ़त का कत्ल हुआ, और उसकी माँ किस जगह नहीं गई इंसाफ लेने के लिए, लेकिन कहीं से इंसाफ नहीं मिला, किसी ने इंसाफ नहीं दिया। तो क्या उसने भी कोई ऐसी हरकत की थी? क्या उसकी वालदा का भी कोई कसूर था? सोचिए उसके बच्चे अपनी दादी के सर पे रह रहे थे। मैंने आज उस बच्चों की तस्वीरें देखी तो मेरा दिल कांप उठा कि हम सब भूलते जा रहे हैं वो हमारा ही साथी था। हमारे भी साथी थे। और राना साहब, पीटीआई ने ना बहुत कैश किया है शहादत को अरशद शरीफ साहब की। अब तनकीद ये हो रही थी कि कोई बंदा वहाँ पे नजर नहीं आ रहा था उनकी वालदा के। आज सब चले गए थे। तो उस रोज की बात हो रही है कि कल का रोज था जी। वो कौन सा आपको 50 साल साकिब साहब कल का रोज था और उस जनाजे में मैं मौजूद था। जी कल का रोज़ था और उस जनाजे में मैं मौजूद था। काफ़ी सहाफ़ी भी वहाँ पे, सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद थे। लेकिन ये देखकर अफसोस हुआ कि वहाँ पीटीआई की क़यादत में से कोई एक भी नहीं था। पीटीआई ने हमेशा जो गवर्नमेंट, अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें या पीपल्स पार्टी की बात करें, उन्होंने तो उस तरह ओन नहीं किया कभी उन्होंने उस तरह नहीं कहा कि तहकीकात भी होनी चाहिए। क्योंकि साकिब साहब हम कहते हैं कि हम किसी सियासी जमात की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं कि उस अरशद शरीफ का कातिल जो भी है उसको तो सामने लाना चाहिए ना। कैसा, हम कितने बेबस लोग हैं कि अपने सहाफ़ी भाई का केस जब अदालत में लगता है तो उसकी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी जाती है। अगर उस पर कोई हुक्मनामा जारी भी होता है तो उस पर अमल नहीं होता। हमें ना पीटीआई, ना मुस्लिम लीग नून, ना जमात इस्लामी, किसी पे हमें तकिया नहीं करना चाहिए। हमें ये तो सोचना चाहिए ना वो हमारा साथी था, हमारी बिरादरी थी। और अब हमारी बिरादरी के साथ अगर ऐसा होगा तो साकब कहाँ खड़ा है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, तारर कहाँ खड़ा है, बाकी सारे लोग कहाँ खड़े हैं, हमारे साथ क्या हो सकता है? बिल्कुल ऐसी। अच्छा रान साहब, ये बड़ा अफसोसनाक मामला है और
हर फोरम पे ही जो तमाम सहाफ़ी भाई हैं कोशिश भी कर रहे हैं और ये आवाज़ भी उठाते हैं, हम आवाज़ भी उठा सकते हैं, इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। एक और चीज़, अभी हम बात जो है ना सब करते हैं, लेकिन आम आदमी की जब बात आती है महंगाई के हवाले से अगर हम बात कर लें, नान महंगे, और नान भाई एसोसिएशन ये कह रही है कि अब आप हमसे क्या चाहते हैं कि भाई जब हमें ही एक चीज़ महंगी मिल रही है तो हम सस्ती कैसे दे सकते हैं, और आखिरकार ये हमारी रोज़ी रोटी है, कारोबार है, रोटी महंगी हो रही है, सब्जियों के हालात है, टमाटर कुछ नीचे आए हैं लेकिन जहाँ पर आने चाहिए वहाँ पर नहीं आए हैं। और उसके बाद बहार के मौसम के हवाले से अभी से कह दिया गया है कि उसमें भी शॉर्टेज होगी। अब ये भी देखना है कि उस हवाले से कुछ सोचते हैं कि नहीं सोचते, कि अभी से प्रेडिक्शंस आ रही हैं। वैसे कोई प्लानिंग होती है ना सर? जी, प्लानिंग होती है इनकी, बहुत होती है, किसको पकड़ना है, किसको अंदर करना है, अच्छा क्या करना है, क्या नहीं करना। आम आदमी के लिए नहीं, आम आदमी के लिए। मैं देख रहा था कि एक मिनिस्टर साहिबा वो कही, उन्होंने कहा इस परचून वाले सब्जी फरोश को पकड़ो, अंदर कर दो। सलमा बट एक है, एक सब्जी वाले को पकड़ के आपने अंदर कर दिया। 50,000 से ज़ायद दुकान होगी एक शहर में, क्यों नहीं पकड़ते वो लोग जिन्होंने स्टोर किया हुआ माल, उनको क्यों नहीं पकड़ते? कभी सोचा इन्होंने सब्जियां छोड़ देते, चले जी सैलाब आया, सैलाब की वजह बल्कि गंदम आपने जो रेट निकाला है उसके बाद वो ठीक है, किसान को मिलना चाहिए, उसके बाद जो आम आदमी है उसको रोटी देने के लिए आपने क्या सहूलतें, क्या किसी की तनख्वाह में इजाफा, क्या किसी के बिल में कमी? गैस का पता है इस दफ़ा बिल कितने आए हैं? सर इस बिल चेक कीजिए, गैस के कितने आए, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं। उसके बाद आम आदमी किस तरह जी रहा है। नान लेने आपने जाना है तो जनाब नान आपको जिस रेट पे मिलना है जी। अभी रोटी जो सस्ती मिल रही है, जो रोटी जैसे अब ये कह रहे हैं 14-15 रुपए की, वो 2 वाले होते हैं, हाँ, वो 4 खानी पड़ेंगी, वो 4 खानी पड़ेंगी, फिर उसी रेट पे चला जाएगा। ठीक है, ये तो सारा आलिम हो चुका है, लेकिन गरीब की कोई नहीं सुनता। ना किसी टीवी चैनल पे बात होती है गरीब की, ना किसी मजलिस में बात होती है गरीब की, ना किसी जलसे में बात होती है गरीब की, ना किसी जुलूस में बात होती है, चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, इवन जमात इस्लामी हो, मौलाना फजल रहमान हो, कोई एक जलसा इन सब लोगों की तरफ से दिखा दे। एक ही मार्च हुआ था इमरान खान के दौर में, महंगाई मार्च। अब ये बात करते हैं यहाँ पे जनाब हमने डॉलर को जहाँ पे खड़ा किया, और भाई हमें वही नहीं चाहिए, हमें डॉलर 176 का चाहिए, हमें डॉलर जो है उस कीमत पे चाहिए, हमें अपनी करेंसी की कीमत वो चाहिए जो भारत की है, हमें अपनी करेंसी की कीमत वो चाहिए जो श्रीलंका की है, जो अफगानिस्तान की है, जो बांग्लादेश की है। हम कहाँ करें? वो सारे, ये मैं उन ममालिक का नाम ले रहा हूँ जो बिल्कुल तबाह हाल थे, जो हमसे बहुत पीछे थे, वो क्यों आगे चले गए? हम क्यों नहीं आगे गए? हमारी करेंसी क्यों नहीं जो मुस्तहकम हो रही? हमारी करेंसी जो है उसकी वैल्यू क्यों नहीं बढ़ रही? हम इस चीज पे खुश है कि आज डॉलर वहीं पे खड़ा है, लेकिन आप हमें ये नहीं पता कि आज सोना कितना महंगा है। क्या कोई गरीब अपनी बेटी को सोना पहना सकता है? क्या कोई गरीब सोच सकता है कि उसकी बेटी जिसकी शादी होगी उसको मैं 2 तोले सोना भी पहना सकूं? क्या कोई मिडिल क्लास भी ले सकता है? गरीब को तो छोड़ ही देना, वो तो करीब से भी नहीं गुजर सकता। आप सुनहरे की बिल्कुल मिडिल क्लास भी नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। तो आप किस तरह कहते हैं हम मुआशी तौर पे बड़े मजबूत हैं? आप किस तरह कहते हैं कि हम मुआशी तौर पर हमारा मुल्क आज भी शरह सूद बरकरार रखी गई है और ये एतराफ़ किया गया है कि महंगाई में इजाफा हुआ। आपने वज़ीर ख़जाना साहब की भी एक दिन पहले गुफ्तगू सुन ली ना, तो क्या आप करेंगे? आप फिर हमें देख के मुझे बताएं ना, 3 साल से आप लोग हैं, वो जेल में है जिस पे आप इल्जाम लगाते हैं, इक्तदार में आप हैं, दुनिया के सबसे मजबूत पेज पे आप हैं, तो फिर भी आप कहते हैं कि कुछ नहीं। तो कब देंगे? कब हमें ये चीजें मिलेंगी? कब ये इस मुल्क के अंदर गरीब की सुनी जाएगी? साकिब साहब, आप अदालतों में जाते हैं जहाँ वज़रा भी मौजूद होते हैं, शहर इक़्तिदार में आप मौजूद हैं, वहाँ पर कमेटियों में गुफ्तगू हो रही होती है, पार्लिमान के अंदर सब कुछ होता है, बात होती है वैसे महंगाई के हवाले से, गरीब आदमी के हवाले से, या चले मिडिल क्लास के हवाले से बात होती है कभी? हमजा, एक तो हमें ये समझना चाहिए कि हमेशा से जो बात करनी है इस किस्म की वो अपोजिशन ने करनी होती है। हुकूमत तो यही अदादो शुमार देगी कि हमने तो बड़ी दूध शहद की नहरें जो है वो बह रही हैं हमारी हुकूमत में। हुकूमत तो कभी भी ये नहीं कहेगी कि वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करेगी, अपोजिशन ने ये काम करना होता है।
बैरिस्टर गौहर अली खान साहब से आज हमें सुप्रीम कोर्ट में हमारी मुलाकात हुई तो उस बातों में जब हमने ये मुद्दा उनके सामने रखा कि आम आदमी की बात आप क्यों नहीं कर रहे, जो माशी इशारिये हैं, जो अदादो शुमार हैं, मुख्तलिफ जो माशी माहिरीन हैं वो हुकूमत पर सवालात उठा रहे हैं, वो बैरूनी सरमायाकारी ना आने के सवाल, बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं। आम आदमी के इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं वो किस जब वो सतह पे पहुंच चुकी हैं महंगाई में, तो आप क्यों नहीं बात करते। तो बैरिस्टर गौहर जो है वो उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया, उन्होंने कहा बिल्कुल हमें बात करनी चाहिए, लेकिन ये एक अजीब सूरत हाल उस वक़्त हमें नज़र आती है कि इस पर बात जो वो नहीं करती। पीपल जो पीटीआई है वो अपोजिशन है और अपोजिशन ने बात करनी है, और पीटीआई की इमरान खान से रिहाई कैसे करनी है, किस तरह करनी है, कब करनी है, इससे बात शुरू होकर इसी पे ख़त्म हो जाती है। अपोजिशन एक्चुअल हो ही नहीं रही। ठीक है, आप स्मोक ले लें, लाहौर पहले नंबर पे, हाँ जी, 19,000 मरीज अस्पतालों में ये नोट हुआ है, ये नोटेड है। तो मुझे बताएं हमें सहूलत क्या है। आज ये कह दिया गया 8.5 स्कूल लगेगा, ठीक है, ये नहीं किया गया कि हम स्मोक को ख़त्म करें। स्मोक गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी इफादियत क्या है इसकी हम बात करें। ये महंगाई गन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना करें यार। स्मोक गन्स का वो कह रहे हैं कि जी कि चाइना को 20 साल लग गए थे, हुकूमत की जानिब से ये बात की जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। आज़ाद कश्मीर का मामला है। नून लीग चाहती है कि अपोजिशन में बैठा जाए। जो आज़ाद कश्मीर में नून लीग है वो चाहते हैं कि अपोजिशन में बैठा जाए, जबकि पीपल्स पार्टी चाहती है कि हुकूमती बेंचेस का उनको हिस्सा बनाया जाए। इस पर हमने बात करनी है। साथ ही एक मामला है कि मुलाकात एक नहीं हो रही है, उसमें कानूनी जवाज़ भी बनाया गया। पिछली मुलाकात पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी इस हवाले से हुक्मनामा है, वो मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही उस पर भी हम बात करेंगे। जो आलमी मंजरनामा है उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या पीपल्स पार्टी के साथ कुछ सीट एडजस्टमेंट करेगी या मिल के कुछ इलेक्शन लड़ा जाएगा, क्या मामलात होंगे, हम उस हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर सबसे पहले इस हवाले से बात कर लेते हैं कि ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं, और ज़िमनी इंतखाब के हवाले से हम जानते हैं कि हमेशा से इख्तलाफात रहते हैं। अब ये जो ज़िमनी इंतखाब होंगे उसके अंदर जिस तरह से टिकट्स का फैसला किया जा रहा है, आप समझते हैं कि ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है कि टिकट्स फाइनल कैसे करने हैं? जी, बहुत सारे फैसले तो हो चुके हैं, कोई ऐसा मुश्किल फैसला नहीं है। बहुत सारी जगहों पे जो हमारे मौजूदा टिकट होल्डर्स थे वही इंतखाब लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी से हमारी ये जरूर कोई एग्रीमेंट नहीं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है कि नंबर 2 पे जो भी जमात आई थी पिछले जीतने वाले के मुकाबले में, लिहाजा उसका हक है कि वो वहाँ कंटेस्ट करे, दूसरी पार्टी कंटेस्ट नहीं करेंगे। तो अक्सर जगहों पे चूंकि मुस्लिम लीग नून ही दूसरे नंबर पर थी, तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून ही इलेक्शन लड़ी, और हमारी तवक्को यही है कि पीपल्स पार्टी हमें सपोर्ट करेगी, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। टिकटों के जो अंदरूनी इश्यूज हैं मुस्लिम लीग नून के, उस पर हमेशा ज़ाहिर है बहस होती है, लेकिन जो लोग पिछला इंतखाब लड़े थे उनको, उनमें से अगर कुछ नहीं लड़ना चाहते तो फिर उनकी जगह रिप्लेसमेंट्स होंगी। लेकिन आई थिंक ये सेंस के पे मुश्किल आ रही है। मुझे तो महसूस नहीं हुआ बिल्कुल भी कि कहीं भी कोई बड़ा इख्तलाफ है या कहीं रेजिस्टेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा प्रोसेस जो है वो बड़े स्मूथ तरीके से चला है। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, एक चलें ये तो हो गया, आपने क्लियर कर दिया। आज़ाद कश्मीर में भी नई हुकूमत बनने जा रही है, उसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा गया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन आज एक डेलीगेशन जो है वो ईवान सदर भी गया है। तो ये क्या चल रहा है? क्या आप अपोजिशन में ही बैठेंगे या फिर आप समझते हैं कि जो डेलीगेशन गया है मिलने वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर के इलेक्शन के हवाले से गया है और कश्मीर के नहीं? और दूसरी एक हल्की छोटी सी बात इस पे ज़िमनी एक सवाल है, आज़ाद कश्मीर है, क्या उसके फैसले ईवान सदर में होने चाहिए?
जी, सबसे पहले जो बुनियादी हकीकत है वो आपके नाजरीन के सामने रखना ज़रूरी है कि आज़ाद कश्मीर के जो अगले आम इंतखाबात हैं उसमें सिर्फ 8 महीने रह गए। 9वें महीने में इलेक्शन है, जुलाई 2026 में। उसके तनाजर में आप इन सब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको देखें। तो लिहाजा अब चूंकि वक्त बहुत कम रह गया है और ऐसे मौके पे हुकूमत लेना भी कुछ सोच समझ का काम ही है। अगर पीपल्स पार्टी इस मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरी तवक्को यही है कि ये भी अफाम तफहीम से तय हो सकता है, अगरचे इसका हतमी फैसला होना बाकी है कि क्या मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आएगी। जो आज़ाद कश्मीर की मुस्लिम लीग है नून जो चैप्टर है उनका यही कहना है कि वो चाहे अगर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट भी करें हुकूमत बनाने में, लेकिन वो अपोजिशन में बैठना चाहेंगे जो 8 महीने रह गए हैं। तो वहाँ ये बड़ी अच्छी बात है कि ऐवान सदर जाके फार्मो तफहीम हो रही है। दूसरा ये कि ये जो जमातें हैं अगरचे आज़ाद कश्मीर की अपनी एक अलहदा हैसियत है, लेकिन जब वो पाकिस्तान की वफाकी जमातों का हिस्सा है तो उनके सरबराहान से मुशावरत में किसी को कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। सर यही तो हम कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात आपने की। फिर साकिब साहब ने आना कि अपने सरबराहान से मुलाकात करने में कोई अचंभा नहीं होना चाहिए, तो इमरान खान की मुलाकात भी करा दें वज़ीर आला KPK से, उसमें भी ताकि कोई अचंभा ना रहे, ये मसले ख़त्म हो। जी देखिए यहाँ और ये तो कोर्ट का भी हुक्म है, कोर्ट का भी हुक्म है ये। जी तो कोर्ट के हुक्म पर मेरी तवक्को है कि पंजाब हुकूमत बहुत जल्द अमल दरामद करा देगी। लेकिन ये कि कोर्ट के हुक्म जो है वो हम पर फाइक है। हकीकत ये है कि कोई आईनी शर्त नहीं है कि हुकूमत काबीना बनाने से पहले वज़ीर आला अपने पार्टी के सरबराह से मुशावरत करेगा। और अब जबकि उनके सरबराह जो है बैरिस्टर गौहर खान साहब मौजूद हैं, जो पार्टी के आईनी और कानूनी सरबराह हैं, तो उनसे मुशावरत करके ये फैसला हो सकता है। और हकीकत ये है कि जितने घंटे गुजर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के पास कोई आईनी बंदोबस्त नहीं है हुकूमत का, क्योंकि मुस्तफा इम्पैक्स केस के बाद जो हुकूमत है वो वजीर आला नहीं, वो काबीना बनने से वजूद में आती है। और वो क्या उनके पास क्या आईनी वजह या कानूनी वजह है कि उन्होंने अब तक काबीना नहीं बनाई, वो ये तो नहीं कह सकते। आइन में कहीं नहीं लिखा कि आपने बानी चेयरमैन से मुशावरत करनी है। तो उनकी जो जिम्मेदारी है वो खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले सारे 4 करोड़ पाकिस्तानी मेरे भाई और बहनों की तरफ है, आइन की तरफ है, उसको पूरा करें। मुलाकात तो होनी है, वो इंशाल्लाह हो जाएगी बहुत जल्द। जी साकिब साहब, कल मंगल का दिन है, कल भी उनकी मुलाकातों का दिन है, उसमें नाम भी रखा गया है। तो पिछले दिनों राना सनोरा साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में बात की थी कि पीर और मंगल को मुलाकात करा दी जाएगी। तो आपको लगता है कि कल ये मुलाकात हो ही जाएगी जिस पे एक डेडलॉक बना हुआ है? देखिए उनकी मुलाकातें जो रूटीन की उनके खानदान से, उनके वकला से वो जारी हैं। ये सिर्फ एक शख्स का मामला है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, जिसके ऊपर फिर वहाँ बाकायदा अड्याला में बाहर मुजावर जाकर बैठ गए। तो लिहाजा ये जो इशू है कि क्या उनकी जो जाती सियासी ख्वाहिश है उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बली मुस्तकिल चढ़ाए जाना है, या कुछ उनका भी ख्याल करना है जो 13 साल से इंतजार कर रहे हैं कि वो हुकूमत जो है बजाय वफाक पे चढ़ दौड़ने के या अपने मामला सुधारने के खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी कुछ सेहत, तालीम, इंसाफ, अमन व अमान, इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवर करेंगे। उस तरफ तो ध्यान ही नहीं है, सारा ध्यान अडियाला की तरफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया का भी सारा ध्यान अडियाला की तरफ है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की डिलीवरी पर बिल्कुल भी नहीं। ये जो पाक अफगान ताल्लुक चल रहे हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं तुर्किया में, इसके हवाले से कोई खबरें अच्छी नहीं आ रही। अभी तक भी मुज़ाकरात का दौर जारी है लेकिन कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ एक तवील, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की जिस पे कोई क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि तवील जंग का मुतामिल हो सकता है पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान के साथ? जी चूंकि मुज़ाकरात जारी हैं और उनके जो अंदरूनी मामलात हैं उससे कोई भी गालिबन इस वक्त आगाह नहीं है। लेकिन मैं एक बड़ी सादा सी बात कहना चाहता हूँ कि हम जब अफगानिस्तान से इस वक्त जो सूरत हाल है
उसमें हम अफगानिस्तान से नहीं लड़ रहे, हम हिंदुस्तान से लड़ रहे, क्योंकि वहां जो टीटीपी है उसका पाकिस्तान पर हमला करने का जो जवाज है, मेरी इस्तदा उस पर जरूर गौर कीजिए। एक जमाने में जवाज ये था 2016-17 तक कि चूंकि अफगानिस्तान में अमेरिका मौजूद है, पाकिस्तान की फौज अमेरिका की मदद कर रही है, लिहाजा टीटीपी पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होती थी। अब जबकि वहां अमेरिका भी मौजूद नहीं है, कोई दीनी जो है जवाज भी मौजूद नहीं है, तो फिर ये किसकी जंग लड़ रहे हैं? ये हिंदुस्तान की जंग है। तो मैं हकीकत ये कि जो सफारतकारी है उसमें हमेशा पुरुमीद रहना चाहिए कि कोई रास्ता निकलेगा, कोई गुफ्तगू होगी, लेकिन चूंकि हिंदुस्तान अब गालिबन हुकूमत अफगानिस्तान को फंडिंग कर रहा है, तो उनका तमाम जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है वो उस तरफ है। पाकिस्तान ने बड़ी संजीदा कोशिश की, बराह रास्त बात करके वज़ीर ख़ारजा तशरीफ ले गए, हमारे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है सादिक खान साहब वो तशरीफ ले गए, फिर हमने ट्राइलैटरल कोशिश की चाइना के जरिए, फिर हमने अभी मल्टीलैटरल कोशिश की मॉस्को में। नतीजा ये है कि अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस जो अफगानिस्तान पर हो रही थी, वहां से उड़कर सीधा हिंदुस्तान के जाकर गले लग गए। तो हमें जो है ये सोच लेना चाहिए कि पहले भी जिस तरह हमारे जहनों में था कि ये जो फितनतुल खवारिज है और फितनतुल हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान से फंडिंग है, तो उसके लिए जो पाकिस्तान की सलाहियत है अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। हमारी अभी भी ये ख्वाहिश है, देखिए हमारा इससे कंसर्न हो जरूर इस हद तक है कि जी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसको अफगानिस्तान उसको रोके, लेकिन जो हमारी मिनिमम बॉटम लाइन ये है कि हमें नहीं अंदाजा कि आप अपनी सरजमीन पर क्या करना चाहते हैं, लेकिन हमारी सरजमीन पर अपनी सरजमीन से हमलावर ना हो। अगर वो इस बेसिक बेयर मिनिमम पर एग्री हो जाते हैं तो अमन कायम हो जाए। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपका अपने प्रोग्राम में हमें किया। यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। कल मुलाकात का दिन है, अडयाला जेल में मुलाकात होनी है और वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी इस उम्मीद से जाएंगे कि आज तो मुलाकात हो जाएगी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि वाकई मुलाकात हो जाएगी या फिर अभी भी शुकूक व शुबहात मौजूद हैं? जिस तरह पिछले जब दिन जुमेरात को हुआ था, वो गए थे मुलाकात करने के लिए, मुलाकात नहीं हो सकी थी। इसके अलावा काबीना नहीं बन रही है, उससे ये सवाल हो रहा है कि जी कि जब काबीना नहीं है तो जो भी सुहेल आफरीदी पॉलिसी फ़ैसले हैं वो अगर कर रहे हैं तो वो माने नहीं जाएंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये सूबे का नुकसान हो रहा है। तमाम मामलात जो KP के हवाले से हैं खुसूसी तौर पर उस पर बात करेंगे, और जो अपोजिशन लीडर का मामला कौमी असम्बली में है उसके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। सर सबसे पहले तो बता आपका मतलब कि दिल क्या कह रहा है, छठी हिस्स क्या कह रही है? कल मुलाकात हो जाएगी सुहेल आफरीदी साहब की? कानून का नहीं मैं पूछ रहा, मैं आपके दिल की बात पूछ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर मुल्क के हालात को हम देखें ना, और अगर वाकई हमारा दिल धड़क रहा है इस मुल्क के लिए, तो हमें इस मुल्क में मज़ीद मुश्किलात पैदा करने के बजाय सहूलियात देनी चाहिए, स्पेस देनी चाहिए। और जो जमहूरियत का डंडोरा हम पीट रहे हैं वो जमहूरियत तो खैर है नहीं। जमहूरियत कहाँ से आएगी जब अदालती फैसलों को इस तरह के एक सुपरटेंडेंट जो है वो जूते की नोक पे रख के कहेगा मैं नहीं मानता। तो एक एक अलग इशू है, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे, और मजीद अगर ये चीज़ें इस तरह रहेगी तो मुल्क को नुकसान होगा। अपेरेंटली तो ठीक है, उनके पास ताकत है वफाक के पास, और पंजाब हुकूमत भी उनके साथ है, तो अपेरेंटली तो वो अपने आप को बड़े मजबूत समझते हैं फिर उनके साथ। लेकिन मुल्क को काफ़ी नुकसान हो रहा है इस चीज़ से। आप देखें सूबाई हुकूमत जो है वो अभी तक इनकम्प्लीट है, कैबिनेट नहीं बन रही। तो कैबिनेट नहीं बन रही, जाहिर है एक बंदा नया आया है, उसके पीछे आपने बयानिया बनाया, बयानिया इतना ख़तरनाक बनाया कि जी वो दहशतगर्दों का सूरतकार है। फिर आपने उसकी किरदार कुशी शुरू की, फिर उसके बाद आपने रुकावटें डाली कि ये नहीं बन सकता। दावे किए गए 30 मेंबरान हमारे पास है, कोई कहता है 40 है। इलेक्शन कमीशन से पूरी PTI ख़त्म करा के, नाम ख़त्म करा के सबको आज़ाद करा दिया, लेकिन एक मेंबर भी नहीं तोड़ सके।
और ये सारी चीजें जो है ना, ये कौम भी देख रही है, आवाम भी देख रही है जो कुछ हो रहा है इस मुल्क के साथ। तो मेरा ये ख्याल है कि कल इनको ये गलती नहीं करनी चाहिए, इनको ज़रूर मुलाकात करा देनी चाहिए। इससे क्या तकलीफ क्या है, वफाक को क्या तकलीफ है और पंजाब हुकूमत को क्या तकलीफ हो रही है। एक तरफ कहते हैं कि जी हमें दर्द हो रहा है, बड़ी तकलीफ है कि जी खैबर पख्तूनख्वा में काम नहीं हो रहा है। भाई आपकी वजह से नहीं हो रहा है ना। पहले आपने किरदार कुशी शुरू की, फिर आपने कहा जी आज हमारे साथ बैठ के दहशतगर्दी को खत्म करते हैं। भाई आपने पहले उसको दहशतगर्दियों को सहूलतकार करार दे दिया, फिर आप दावत देते हैं आज हमारे साथ बैठे। तो इस तरह तो नहीं होता है ना, हर बंदा इस तरह नहीं होता है कि आपकी तरह के जी आपको कोई कुछ भी कहे लेकिन आप कहे चलो जी इक़्तिदार मिल रहा है। पीटीआई ने तो इक़्तिदार देखे भी है और खत्म भी कराया, अपने हाथों से दिए हैं कि जी हम नहीं करते। अच्छा चलो भाई, शौकत भाई आपके दोस्त इख्तियार वली खान आज भी उसे कह रहे हैं ये मुजरमों की हुकूमत है, ये मुजरम, यानी वो खान साहब को उसके साथ तशबीह दे रहे हैं। और साथ में उनके बड़े बड़े रोज़ाना मैं प्रोग्रामों में उनके दावे भी देखता हूँ। क्या वाकई उनका इतना असर रसूख केपी में है आपके उधर के वो बहुत बड़े एक लीडर हैं और वो केपीके के फ़ैसले जो हैं और जो वो बात कर रहे हैं वही है। और दूसरा, अगर कल मुलाकात नहीं होती तो क्या कबीना की तश्कील शुरू हो जाएगी या मज़ीद लंबा अरसा इंतज़ार करना पड़ेगा? क्योंकि वफाक कह रही है कि उनके पास कोई कानूनी ऐसा जवाज़ है जिसके बाद गवर्नर राज लग सकता है। ये गवर्नर राज का तो सोचे भी नहीं, जो हालात हैं इस मुल्क के ख़ास तौर पर सूबे के, उसमें तो मेरा नहीं ख्याल है कि फिर ये शरीफ फैमिली या जरदारी फैमिली भी अपने आप को बचा सके। देखिए ये तो बिल्कुल वो आग लगाने वाली बात हो रही है, इस तरह तो कभी भी नहीं होगी। हमारा मुल्क है, हम इसको देखें। हमें तो इस पर भी तकलीफ हो रही है, जो पाक अफगान जंग के जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उससे पाकिस्तान के लिए नुकसान बढ़ते जा रहे हैं ना। हम तो ये कहते हैं जल्द से जल्द ये भी ख़त्म हो और एक अमन की फ़िज़ा कायम हो इस मुल्क में, सियासी इस्तेकाम आए, मईशत बेहतर हो। देखिए दावे तो इनके बड़े बड़े हैं लेकिन एक टके का फ़ायदा नहीं दिया आवाम को अभी तक। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अभी तक 3 साल तक तो आप यही दावे कर रहे हैं कि जी इमरान खान ने ख़राब किया, ये किया, पीटीआई ने ये किया। और भाई साहब 3 साल से तो आपकी हुकूमत मुसलसल चली आ रही है, तो शहबाज शरीफ की। तो मेरे ख्याल से अब तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना, ये बातें होनी चाहिए। अब तो आप बताएं कि आपने क्या किया। आपने कहा महंगाई ख़त्म कर देंगे, तो महंगाई तो ख़त्म नहीं की। बाकी आपने जिस बंदे का नाम लिया उसके मैं क्या कहूँ, वो बिल्कुल ऐसी बातें करता है जैसे वो वाकई यहाँ PMLN की नुमाइंदगी कर रहा हो। देखिए PMLN का वो सेक्रेटरी इत्तलात था, सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से उनको हटा दिया गया, उनकी जगह रहमत सलाम को लगा दिया। फिर वो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी थे, उस ओहदे से भी हटा दिया गया उनको परसों। इसके साथ जो परवेज़ खटक की वजह से उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया, वो भी कोऑर्डिनेटर फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑनररी बेसिस, ऑनररी है, मतलब कोई वो नहीं है कि कोई ऑफिशियली उनका वो है। लेकिन बहरहाल ये तो पार्टी उनका अपने पार्टी का मसला है, उनको जो ओहदा दे दे। लेकिन ये जो कहते हैं ना हमारा मैंडेट चोरी हुआ, तो मुझसे उस दिन नाराज हुआ। भाई मैंडेट आपका कौन सा मैंडेट हमने चोरी किया? आप तो 5वें नंबर पर आए हैं। अगर हमने हमारा बंदा जीता है तो उसके बाद JUI वाला आया है, फिर तीसरे नंबर पे ANP आई है, फिर पीपल्स पार्टी। आप तो 5वें नंबर पर है, तो आपका कौन सा मैंडेट है? टोटल 5000 वोट लिए हैं उसने। ये जो कहते हैं ना कि मैंने ज़मनी इलेक्शन में PTI को हरा के आया था, वो इस तरह नहीं था। वो परवेज़ खटक और लियाकत खटक 2 भाई हैं और दोनों जो है ना आपस में उलझ गए। PTI को वोट डिवाइड हो गया, फिर JUI ने उसकी हिमायत कर दी, ANP ने उनकी हिमायत कर, सब ने मिलकर हिमायत कर दी पीपल्स पार्टी, और तब जाके फिर वो जीते। और फिर उसमें अमीर मुकाम और इनका भी बड़ा रोल था, वो उनके साथ थे उस वक्त, और वही लोगों को जो है ना लाते रहे और जो भी बार्गेनिंग होती रही वो डॉक्टर इबाद वहाँ बैठा रहा, वो भी करता रहा उसके लिए। तो ये मैंडेट जो था ना ये इनका नहीं था, वो मैंडेट जो था वो दीगर पार्टियों का था। सही साहब बताइए 5,000 वोट क्यों? ये बताइएगा कि पूरे पास अगर इनकी इतनी अहमियत होती पिछले 3 दिनों में हमने देखा कि जो लोगों को कामयाब कराती है नाम भी दे देती ना। जी बोले। पिछले 3 दिनों में हमने देखा कि जो नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं सुहेल खान अफरीदी, उनका लहजा तल्ख से तल्ख होता जा रहा है। मतलब जो उनकी परसों की तकरीर थी और जो कल की तकरीर थी या उससे पिछले दिन की, इन तीनों का मवाजना करें तो बहुत तल्ख लहजा है। बड़े नाम लेकर उन्होंने
कुछ जो वो अल्फाज भी कहे हैं जो मेरे ख्याल में महाजराई की तरफ भी जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने उस जो अमन जरगा था उस पर भी बात की। करक में 4 सदा में जलसा हुआ आपका, उसमें उन्होंने कहा जी ऑपरेशन को हम नहीं मानते, हम जो है वो कोलेट्रल डैमेज को भी नहीं मानेंगे और हम जवाब तलबियाँ करेंगे और इस तरह। तो ये आपको लगता है कि ये चीज़ें आगे चल पड़ेंगी, चला सकेंगे सुहेल खान आफरीदी, जब वफाकी हुकूमत का जो बात है या उनका जो रवैया नज़र आ रहा है वो टोटल जो है वो मुख्तलिफ है, ख़ास तौर पर ऑपरेशन और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के बारे में? इसमें कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है। तो मसला ये है कि जब वफाकी हुकूमत जैसी इनकी नामजदगी हुई ना, तो वफाकी हुकूमत ने जो बयानिया देना शुरू किया, और जब आप दहशतगर्दों के सहूलतकार तक कहते हैं एक बंदे को, फिर उनके जो यहाँ तर्जुमान बैठे हुए हैं माशाल्लाह, जो आपने नाम लिया इख्तियार वली का, और जो क्या नाम है उनके तारड़ साहब का, और ये अपना तिलाल चौधरी तारड़। अब ये देखिए ना, ये किस तरह के जबान चलाते हैं, किस तरह के लहजे, किस लहजे में ये बात करते हैं। एक मुंतखब वज़ीर आला है, जो मजाक तो नहीं है, 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदगी करते हैं। वो अपने सूबे के हक की बात करते हैं। वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए आपके जो खैरात, अभी हम दें, हमारे 2200 अरब रुपए आपके पास पड़े, हमें दें, हम अपनी पुलिस को भी पैसे देते हैं, अपनी सिक्योरिटी को भी देते हैं, और अपने सूबे के आवाम को भी फ़ायदा देते हैं। नहीं दे रही है वफाकी हुकूमत। फिर जो वादा किया गया कि 100 अरब रुपए हर साल देंगे उसको, फाटा को 1 रुपया भी नहीं दिया। तो ये उनकी बातें तो सही है, और एनएफसी का शेयर जो मिलता है वो भी नहीं मिल रहा है। तो बात यह है कि आपने मर्ज तो कर दिया फाटा को, लेकिन आपने फाटा के अवाम को बीच चौराहे में छोड़ दिया। ठीक, ये तो इमरान खान है ना कि वहां से बंदे को उठा के वज़ीर आला बना दिया। अब उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आपने हमें जो प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।